साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता समाज के धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे स्टार्टअप्स की सौरभ तिवारी जी से। सौरभ जी समाज के धुरंधर हैं, एक्सपर्ट हैं। आप कैरियर काउंसलिंग के इंक्यूबेशन एक्सपर्ट हैं। खास करके आजकल युवाओं में रोजगार को लेके जो बातें हो रही हैं उसको आपकी भाषा में सौरभ जी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट के जरिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें इनकी जर्नी कैसी रही, इन्होंने यहाँ तक अपने आप को पहुँचाने के लिए कितना पापड़ बेला। सौरभ जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार उपाध्याय। आज हम लोग दिल्ली में बात कर रहे हैं जी। युवाओं के रोजगार की बात जब हम करते हैं तो पहले तो नौकरी प्रायोरिटी के तौर पे देखी जाती थी जी। लेकिन कितनी, अब नौकरी तो ख़त्म है नहीं, जो हैं तो गिने चुने लोगों के लिए हैं। लगातार इस देश में एंटरप्रेन्योर्स गढ़े जा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कुछ और जगहों पे सरकार भी फोकस कर रही है। बिल्कुल। उस फोकस से पहले तो यही सवाल है कि जो गढ़े जा रहे हैं वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर गढ़े जा रहे हैं, क्या आज के वक्त में जो चैलेंज है उसको झेल पा रहे हैं? धन्यवाद पंकज जी। पहले तो धुरंधर कहने के लिए एक बड़ा मजबूत शब्द है और ऑनर्ड फील कर रहा हूँ मैं कि आपने मुझे चुना और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं अपना ओपिनियन भी दे पाऊँगा, एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाऊँगा। तो अब आपने जो सवाल पूछा बेसिकली कि ये कैसे हो रहा है, ये इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है जी। तो पहले थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि जो जॉब का जो मार्केट था या जो सिनेरियो था वो कैसा था और अभी कैसा हो रहा है और अभी चल क्या रहा है। हम और आप जब आज से मैं 15-20 साल पहले चला जाता हूँ और उसके पहले की कहानी तो और भी स्टेबल हुआ करती थी। तो जॉब्स की डेफिनेशन का मतलब ही यही था कि अगर आप जॉब करते हो तो आप स्टेबल हो जी। हमारे इकोसिस्टम में हमारे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने भी हमें यही बताया कि भाई एक जॉब पकड़ लो तो आप स्टेबल हो जाओगे, और उसमें भी अगर आप 20 साल के और भी पहले चले जाओगे तो सरकारी नौकरी की बात होती थी। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पुश करते थे कि नहीं तैयारी करो, बट समहाउ मुझे नहीं लगता था तो मैंने नहीं करा, और मैं आज बहुत खुश हूँ मैंने नहीं करा। मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था। तो तब ये ज़माना था। फिर बात आई प्राइवेट नौकरियों की। ठीक है, प्राइवेट नौकरियों में भी आप लोग 10 साल 12 साल 15 साल तक भी नौकरियां कर लिया करते थे, और ऐसा था इसलिए क्योंकि नौकरियों का और जो जॉब्स थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से बना हुआ था कि मार्केट में इतने जल्दी चेंजेस नहीं आया करते थे। अब वो चेंजेस बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आने लगे हैं। हर घंटे बदला जाता है, हर घंटे बदला जाता है। अब आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं ये तो फिर भी नया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के भी थोड़ा पहले, अगर आप 5-7 साल पहले की बात करते हो तो ऑलरेडी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल। इसी वजह से अब जो आपका जो सवाल है कि एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है या फिर एक इंसान जो कि नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी नए आइडिया पे काम कर रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा क्योंकि इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। पहले नहीं होता था और अब हो रहा है। तो वो जो एक कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये उसी का प्रोडक्ट है। प्रॉपर ग्रिप तो बन नहीं पा रही है उस तैयार युवा की और यहाँ के स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में उसे जाना है और वैसा उस लायक माहौल नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो कितना गैप है और क्यों है गैप? डेफिनेटली गैप है। आप देखोगे जो मेजर पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर गवर्नमेंट भी इस बारे में बात करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस बारे में बात करते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है। तो गैप तो है, और गैप के लिए अगर गैप को समझना है कि गैप क्यों है तो हम थोड़ा सा इसमें अगर हम एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे तो आपको ये चीज़ें और बेटर क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है और आज भी सालों से चल रहा है, उसमें हमारा पूरा फोकस आज भी
टिपिकली थ्योरी पे रहता है, टिपिकली एग्जाम्स पे रहता है, टिपिकली असाइनमेंट्स पे रहता है, ठीक है, टिपिकली प्रोजेक्ट्स पे रहता है। आप देखोगे तो जो ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे हैं वो साल भर वो कागजों को भरते रहते हैं। बिल्कुल, हम भी जानते हैं, हमने भी वही किया है और आज भी वो चीज़ चल रही है। बिल्कुल। अब अगेन, जब पहले ये चीज़ें चल जाती थी, इसलिए चल जाती थी क्योंकि मार्केट इतने जल्दी चेंज नहीं होता था। अब जब टाइम ऐसा आ गया है कि मार्केट इतने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो वो जो प्रणाली थी जिसमें कि आप थ्योरी के बेसिस पे कागज़ों को भर भर करके ग्रेजुएट तैयार कर रहे थे, वो इंडस्ट्री के साथ सबसे पहले तो अब मेल नहीं खाती। ये है पहला प्रॉब्लम, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन उस तरीके से इवॉल्व समय रहते नहीं हो पाया। आज भी सरकार उस पर वर्क कर रही है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है। उसका जो पेस है चेंज होने का और इंडस्ट्री के जो चेंजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री या मार्केट अगर समय रहते नहीं बदलेगा तो बिजनेस से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कॉलेजेस तो चल रहे हैं आज भी, स्कूल तो चल रहे हैं आज भी, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चल सकती अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ईवी का ले लो। जितने भी मेजर पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ईवी के साथ कंपैटिबल बनाया है। बिल्कुल बनाया। नहीं बनाओगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल। ये दूसरा रीजन है गैप का, ठीक है। और तीसरा ये जो गैप है और इस गैप को भरने के लिए जो कोशिश चल रही है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, वो है कि टिपिकली जो एजुकेशन हमें मिलता था, उस एजुकेशन के बाद हमें एक डिग्री मिलती थी और उस डिग्री के बाद हमें जॉब मिलता था। ये जो सीढ़ियाँ थी वो सीढ़ी अब कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। एक टर्म होता है जिसको कि टिपिकली मार्केट में गिग इकोनॉमी बोलते हैं जी, फ्रीलांसिंग बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूएस से आया हुआ है। यूएस में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो अब इंडिया में भी आ रहा है जी। क्योंकि इतने चेंजेस हो चुके हैं, इसलिए हम अभी तक उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जॉब और डिग्री के बेसिस पे जो चीज़ें तैयार होनी थी वो पूरी तरीके से तैयार हो नहीं पाई है और बाकी इतने ग्रेजुएट्स मार्केट में तैयार हो चुके हैं, तो हर किसी के लिए जॉब है नहीं। किसी ने किसी को फ्रीलांसिंग भी चूज करना पड़ेगा, किसी ने किसी को नया बिजनेस भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी ने किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चूज करना पड़ेगा। तो जब तैयार नहीं है उसके लिए तो क्या समझा जाए, वो कमजोर है या वक्त को आगे जल्दी से कोई ऐसा आदमी है कि भगा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखिए, तैयार नहीं है इसके तो 2-3 कारण हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में जाऊंगा। आप अगर आज से 30-40 साल पहले अगर आप बैक में जाते हो तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड है, ठीक है, वियतनाम है, सिंगापुर भी है टू सर्टेन एक्सटेंट, और हम भी थे, हम सभी मोटा मोटी सेम लेवल पे थे और चाइना भी सेम लेवल पर था आज से 30-40 साल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब उसी लेवल पर थे जी। और इसका जो एक क्लासिक एग्जांपल है वो ये है कि आज से 30-40 साल पहले MSMEs जो हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, बिल्कुल, उन सबका जो परसेंटेज था माइक्रो स्मॉल और मीडियम, जो 3 कैटेगरीज हैं स्मॉल बिजनेसेस की, उनका जो परसेंटेज था वो माइक्रो का करीब 98 to 99% था, उससे थोड़ा ज़्यादा मीडियम का था, उससे थोड़ा ज़्यादा स्मॉल का था, ठीक है। 30-40 सालों में हुआ क्या, जो हमारी आसपास की कंट्रीज़ हैं उन तीनों में, ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, उन तीनों में ये MSM का जो डिवीज़न है वो मोटा मोटी 32, 33, 32, 33 और 32, 33 हो गया जी। यानी कि माइक्रो थे वो स्मॉल बन गए, स्मॉल थे वो मीडियम बन गए जी। इंडिया में आज भी वो परसेंटेज सेम एग्जिस्ट करता है। जिम्मेदार कौन है? ये बहुत रिमार्केबल बात है कि माइक्रो आज भी 98-99% है, और अगर आप स्मॉल की बात करोगे तो वो हार्डली 1%, मीडियम की बात करोगे तो 0.7-0.8%। बिल्कुल। तो ये जो 40 सालों में हमारे आसपास की कंट्रीज हैं जो कि माइक्रो से स्मॉल बन पाई, स्मॉल से मीडियम बन पाई, हम आज भी माइक्रो ही हैं। हाँ, तो हम बेतहाशा वृद्धि क्यों नहीं कर पाए अपनी?
हाँ, अब जिस तरीके से वो लोग बढ़े। देखिए इसके भी अगेन बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो पॉलिसी मेकिंग हमारे यहाँ पर अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कंट्री लेवल पे, लेकिन उसका जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तब डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। ये हम सब जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो नहीं आती। हम कहते हैं कि हम इंडिया में बिजनेसेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट भी बात करती है और गवर्नमेंट बहुत कोशिश भी कर रही है, बट वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली कितना ईजी है? क्या आपको यहाँ पर कमर्शियल लैंड मिलना आसान है? क्या आपको बिजली मिलना आसान है? क्या आपको पानी मिलना आसान है? ये लैंड, बिजली और पानी के बिना तो कोई बिजनेस होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको सारे कागज टाइम पे मिलना आसान है? बिल्कुल नहीं है। अब आप खुद, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो जब ये आसान नहीं है तो हम उस फास्ट पेस पे ग्रो कैसे करें? भारत में कोई कानून बनता है तो कमाने के 72 तरीके हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक विंडो के नीचे सारे अप्रूवल्स नहीं होते। स्टार्टअप्स के लिए सबसे सीधी बात, सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि एक बैनर तले, एक कोठरी में बता दिया जाए कि इसका इतना रेंट मंथली आपको देना पड़ेगा, सारे अप्रूवल आपके पास आपके टेबल पे होंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इस रोने से, हाय तौबा करने से, छाती पीटने से ये बदलने वाला नहीं है। आज का युवा जिसे सीधे टारगेट देखना है वो क्या करे? पढ़ के जब निकल जाए तो वो स्टार्टअप्स के लिए कौन सी ऐसी युक्ति करे? जैसे फंड्स भी चाहिए होते हैं, व्यवस्थाएं भी चाहिए, वो मार्केट भी चाहिए होती है। उसके लिए निसंदेह हम जानते हैं कि आप बड़ी गंभीरता से उस पर काम कर रहे हैं। जो लोग मिलते हैं आपको, दशकों का आपका एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं इन चीज़ों में? ठीक है, सबसे पहले तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि अभी की जनरेशन की पहले बात कर लेते हैं। जी। क्योंकि मुझे अब इस इकोसिस्टम में करीब अब 5-6 साल हो गए, जो कि मैं स्पेसिफिकली स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, और बाकी मेरा जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है वो करीब 15-16 साल का है जी। जो कि इंडिया का भी है, इंडिया के बाहर का भी है, जो कि एस्टैब्लिश बिजनेस को रन करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। अब जब हम नए बिजनेस की बात करते हैं, जो कि नया बिजनेस कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बिजनेस नया नहीं, हाँ, बिजनेस करने वाला नया होगा। बिजनेस करने वाला नया होगा, उसके हाँ, लिए कैसे बिजनेस करने वाला नया होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बिजनेस करने वाला जो नया है उसकी उम्र का कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। और स्टार्टअप के इकोसिस्टम में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि लोग पूरा जीवन नौकरी करके 60 साल में एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, वो भी चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो मार्केट में आकर के तैयार हो रही है, उसको सबसे पहले तो क्या देखना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अपने आप को और अपने फैमिली को भी, ये मैं बहुत डबल अंडरलाइन के साथ बोल रहा हूँ कि अपने फैमिली को भी मेंटली रेडी करना पड़ेगा कि जॉब इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। वो ज़माना वैसा नहीं रहा है। तो आपको ये दिमागी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं जॉब भी कर लूँगा, मुझे अगर मौका मिला तो मेरे को अपने अंदर इतनी स्किल मैं डेवलप कर लूँ कि मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए भी एक ऑप्शन तैयार रखूँ। तो पहले तो आपको अपने अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी के समय में जो, अगर मैं स्पेसिफिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूँ या नए बिजनेसेस की बात करूँ, तो अब ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ बहुत ब्रॉड हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे अगर एक कॉलेज का बच्चा भी अगर ये सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सोचने और करने के लिए अब अवेलेबल हैं। और तो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। इसी पार्ट का एक जो एक मेजर जो रोल प्ले कर रहा है वो होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है। तो इंक्यूबेशन सेंटर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है। इसके बारे में जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको फेयरली आइडिया है, लेकिन फिर भी इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया में ओवरऑल कॉन्सेप्ट में नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या है इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो हैं क्या और किस तरीके से काम करते हैं, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे पहले तो। हाँ, तो इंक्यूबेशन जैसा कि नाम है, इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि आप जहाँ पर किसी चीज़ को पैदा होकर के उसको एक लेवल तक बड़ा करते हो, ठीक है। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो कंपनियों के पैदा होने की जगह है, एक सिंपल भाषा में अगर समझा जाए। अब इंक्यूबेशन सेंटर का रॉ मटेरियल क्या है, मैं थोड़ा वैसे समझाता हूँ कि इंक्यूबेशन सेंटर को आप एक फैक्ट्री समझ लो, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर एक फैक्ट्री है
इंक्यूबेशन सेंटर का जो रॉ मटेरियल है वो है नए आइडियाज़, ये उसका रॉ मटेरियल है, और इंक्यूबेशन सेंटर का आउटपुट क्या है, वो है नए बिजनेस। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। अब इंक्यूबेशन सेंटर का इंडिपेंडेंट अपना इकोसिस्टम है। अब अगर मैं इंक्यूबेशन सेंटर के स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो जी, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फैमिली है, ठीक है, परिवार सबसे पहले आता है। उसके बाद वो इंसान आता है जो बिजनेस करना चाहता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो हाउसवाइफ भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फाउंडर्स जो हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स में आते हैं, इन्वेस्टर्स उसके स्टेक होल्डर में आते हैं, मेंटर्स और एडवाइजर्स उसके स्टेक होल्डर में आते हैं, और उसके बाद एक जो ब्रॉड जो आता है वो होता है कि आपके इंडस्ट्री के लोग या इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं वो इसके स्टेक होल्डर में आते हैं। तो ये सब मिल करके इंक्यूबेशन सेंटर को एक इफेक्टिव तरीके से चलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सब इसके स्टेक होल्डर है। अब इन सब का अपना अपना रोल है, ठीक है। अब इंक्यूबेशन सेंटर को अब हम अगेन एक फैक्ट्री समझ लेते हैं। एक नया आइडिया आता है, ठीक है, एक नया इंसान एक इंक्यूबेशन सेंटर को प्लेन तरीके से अप्रोच करता है। इंक्यूबेशन सेंटर टिपिकली कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी IITs और IIMs हैं सब जगह पर उनका अपना इंक्यूबेशन सेंटर है। जितने नए यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, उनका भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर है। अब टिपिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्यों हैं? क्योंकि जैसा मैंने उसका आपको डेफिनेशन बताया कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो नया आइडिया है, और टिपिकली जो नया आइडिया है वो आता है ये नए जनरेशन में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेकिन वहाँ पर उसके आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए वो कॉलेजेस में खोले गए हैं, और ये बहुत ही सोचा समझा स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इंडिया के बाहर भी ऐसा होता है, इंडिया में इसको रेप्लिकेट किया गया है। आइडिया आता है, आइडिया आने के बाद उस आइडिया को उसको वर्क किया जाता है उस पर कि क्या ये बिजनेस बनाने लायक है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपके मेंटर्स आ जाते हैं स्टेक होल्डर में, ठीक है। मेंटर्स उस पर वर्क करते हैं। जब ये वाला काम हो जाता है उसके बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये बिजनेस तो बन सकता है लेकिन क्या ये बिजनेस पैसा बना सकता है, ठीक है। फिर बिजनेस मॉडल बनता है, ठीक है। जब बिजनेस मॉडल भी तैयार हो जाता है फिर उसका पॉइंट आता है कि क्या हम इसके ऊपर एक उसका MVP बना सकते हैं। MVP एक टर्म होता है जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बना करके हम उसको लेकर के बिजनेस हम कर सकते हैं। ये बहुत ही मैं क्रूड और रॉ टर्म्स में इसकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए। जब ये सब तैयार हो जाता है उसके बाद में आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि बिना कंपनी फॉर्म किए आप कमर्शियल कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आप कोई इक्विटी नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप मार्केट में अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाओगे। हाँ, कायदे की बात है, ये पूरी दुनिया में कॉमन है, ये समझ लीजिए। अब और टिपिकली अगर आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर आपको कंपनी बनानी है तो ये ऑलवेज रेकमेंडेड होता है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, क्योंकि कंपनी LLP भी होती है, कंपनी पार्टनरशिप भी होती है, और OPC भी होती है, 1% कंपनी। बट टिपिकली अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रो करना है, आपको फंड रेज करना है, आपको IPO तक जाना है, तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आपका प्रोसेस आ जाता है कि अब कंपनी बन गई। अब कंपनी बनने के बाद अब आप उसमें सबसे पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही होती हैं, कुछ स्टेट लेवल पे होती हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पर होती हैं, कुछ टिपिकल बिजनेस से रिलेटेड पे होती हैं, ठीक है। कुछ टिपिकल कैटेगरी से होती हैं, जैसे कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग से स्कीम्स होती हैं, रूरल के लिए अलग से स्कीम्स होती हैं, टेक्नोलॉजी के लिए अलग से स्कीम्स होती हैं। आप उन स्कीम्स के लिए अप्लाई करो। ये वाला जो इकोसिस्टम था ये समय रहते अब काफ़ी फास्ट हो चुका है, ठीक है। स्टार्टअप्स को आज के टाइम पे पैसा मिलता है, ठीक है। मैं खुद बहुत सारे स्टार्टअप्स की मेंटरिंग कर चुका हूँ, कनेक्टेड हूँ जिन्होंने पैसा रेस किया है गवर्नमेंट से, ठीक है। पैसा रेस करने के बाद आपकी एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है, दो तरीके से आ जाती है कि आप एक इंक्यूबेशन सेंटर को बिलोंग करते हो और दूसरा आपने गवर्नमेंट से ग्रांट लिया हुआ है। इसके बाद आप अपने बिजनेस को एक लेवल तक रन करते हो। उसके बाद आप टिपिकली अपनी कंपनी को सही तरीके से फॉर्म करते हो, आप एडवाइजर्स को अपने बोर्ड में लेते हो, ठीक है। आप एक्सपर्ट्स को अपने बोर्ड में लेते हो, मेंटर आपके पास होते हैं, और फिर उसके बाद आप जनरली स्टार्ट करते हो मार्केट में जाना। और आप दो रीजंस के लिए जाते हो।
एक जाते हो बिजनेस करने के लिए, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं जी। और दूसरा आप जाते हो नेक्स्ट लेवल ऑफ फंड रेज करने के लिए, जो कि इन्वेस्टर वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसके फिर टिपिकल जो टेक्निकल टर्म्स है वो होता है कि प्री सीड राउंड आप रेज करते हो, सीड राउंड रेज करते हो। ठीक है, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, इस सीरीज में फिर आप पैसा रेज करके फिर बिजनेस को जिस लेवल पे है उस लेवल से आप पैसा रेज करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो इस तरीके से ये एक करंटली इंडिया में इंक्यूबेशन सेंटर ऑपरेट करता है। और इसके आप अहम पार्ट भी हैं। हाँ, मैं कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स में मेंटर भी हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट का एक रिसर्च और इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है, उसको मैं हेड भी करता हूँ जी। तो हाँ, एक कंट्रीब्यूशन तो है अपने तरफ से कोशिश ज़रूर है। आप 18 साल के होते, आपको स्टार्ट करना होता, हाँ, कुछ पैसे एक भी ना हो, हाँ, मतलब रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? अभी के ज़माने में, अभी का जो टाइम चल रहा है, ये उस आपका जो सवाल है उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आज मेरे पास जो नॉलेज है, ठीक है, मैं एक नॉलेज नहीं होता 18 साल के बच्चे के पास। हाँ, नॉलेज नहीं होता है, लेकिन आज के 18 साल के बच्चे के पास इंटरनेट ज़रूर होता है। बिल्कुल इंटरनेट ज़रूर होता है, और क्योंकि उसके पास इंटरनेट होता है तो आप मतलब मैं इस बात पे हम बिल्कुल एग्री कर सकते हैं कि उसके पास एक सर्टेन लेवल का नॉलेज तो आ चुका है। ठीक है, हाँ, इतना तो जरूर है कि वो हमारे आपके टाइम में जितना सीरियस बच्चा हुआ करता था, बाबूजी एडमिशन कराने जाते हैं तो हुआ, अब वो नहीं है। अब वो पहले 10 कॉलेज खंगाल के बाबूजी को बता चुका होता है यहाँ जाएंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दूसरी बात, अब उसको ये भी पता है बहुत हद तक कि मुझे अपने करियर में क्या क्या ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, बहुत हद तक उसे पता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इससे एक थोड़ी सी दुविधा ये भी आ जाती है कि कितनी चॉइसेस होने के कारण आज की जनरेशन में कन्फ्यूजन भी उसी लेवल पे है। बिल्कुल है, कन्फ्यूजन भी उसी लेवल पे है। लेकिन अगर आपको सही मेंटर मिलता है, अगर आपको सही एडवाइज़र मिलता है, तब तो आप बहुत ही कम उम्र में, जॉब तो खैर एक चीज़ है ही, बट आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। मेरे पास मतलब एक बहुत बड़ा पूल है स्टूडेंट्स का, पैन इंडिया से जो नए फाउंडर्स हैं मुझे रीच आउट करते हैं, और मैं जब उनका एंथुजियाज्म देखता हूँ और उनकी जो मैं जर्नी है वो मैं देखता हूँ, तो ये समझ में आता है कि 2-3 साल के अंदर ही जब उनको सही डायरेक्शन मिला तो वो आज अच्छे खासे स्टेबल बिजनेस के ओनर हैं। 21 साल 22 साल के बच्चे। आपने सही कहा, मेरा सवाल भी शायद यही था कि तब जब आपको लोग कहें अरे तो बच्चा है एक बच्चे को बराबर कैसे बैठाएंगे लोग? बिल्कुल सही सवाल है। ये जब सवाल सामने हो तो लोग कैसे सिखाएंगे उस बच्चे को, जब आप 18 साल के हों, पढ़ के जस्ट पास आउट हुए हों, चैलेंज है काम करने का, तो ठीक, वो तो चैलेंज ले लेगा आदमी, पैसा मार्केट से ले आना है, आ जाएगा। इन जब लोग ये कहते हों, आपको समझाने वाला आपका मेंटोर हो, चाहे आप सलाहकार समझ लीजिए, किसी से के यहाँ जाएं तो क्या सिचुएशन बनती, कैसे समझ पाएं? हाँ, कि अभी के टाइम में ये वाला जो चैलेंज था कि एक 18 या 20 साल के बच्चे को कोई सीरियसली कैसे लेगा और क्यों लेगा, ठीक है, जो डेफिनेटली आज से 10-15 साल पहले तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हार्डली ऐसा होता था कि घर के जो बड़े हैं वो इस उम्र के बच्चे को घर के डिसीजंस में इन्वॉल्व करेंगे या उसकी किसी बात को सीरियसली भी लेंगे, या इवन अगर किसी को कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो मतलब ठीक है तुम्हारा सुन लेंगे, लेकिन हम पूछेंगे तो अपने रिश्तेदारों से ही पूछेंगे, तो अपने नेटवर्क में ही, वो तो पापा ही बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन वो टाइम अब रियली चेंज हो चुका है, बहुत मेजर लेवल पे चेंज हो चुका है। मैं आपको इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप अगर आज के टाइम पे अगर एक बिज़नेस करना चाहते हो, फाउंडर बनना चाहते हो, तो कंपनी बनाने के लिए आपको 18 साल का होना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक एडल्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो आप अपने किसी गार्जियन या किसी सीनियर के नाम पर कंपनी खोल करके बिजनेस तो चालू कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। और ऐसे आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा अपने आइडिया को लेकर के उस पर वर्क कर रहा है। बाकी की चीज़ों के लिए इकोसिस्टम उसको हेल्प कर देगा, लेकिन आइडिया उसका अपना खुद का है।
और उसके बेसिस पे वो एक बिजनेस को आगे तक ले जा पा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज के टाइम पे सरकार और इवन प्राइवेट कंपनीज यंग बच्चों को फंड कर रही है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं कि सैमसंग जो कंपनी है, सैमसंग का एक इनिशिएटिव है सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो। मैंने अभी एक उनको होस्ट भी किया था अपने यहाँ पे, और काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचिए, सैमसंग जैसी कंपनी 14 साल से लेकर के 22 साल तक के बच्चों को फंड करती है उनके आइडियाज़ के लिए। तो अब अगर इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि 14 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे के आइडिया को फंड किया जा सकता है, तो आप समझ सकते हो कि एक पूरा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री वाला इकोसिस्टम और गवर्नमेंट वाला इकोसिस्टम इस एज ग्रुप को सीरियसली लेने लगा है। इनको कितना एआई सीरियस लेता है, इस एज ग्रुप के लोगों को, और ये एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना सटीक मानते हैं? नुकसान और फायदे दोनों की बात। ठीक है, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 2-3 सालों में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो चुका है। इससे अगर आप थोड़ा सा पहले जाओ तो उसका जो एक थोड़ा सा क्रूड फॉर्म जो था, रॉ फॉर्म जो था, उसको ऑटोमेशन बोलते थे। ठीक है, कि आप फैक्ट्रीज में या कंपनीज में चीज़ों को ऑटोमेट आपने कर दिया है। रिपीटेटिव टास्क को, जो रेगुलर टास्क है, उसको वो अपने आप ही टेकअप कर लेगा। ठीक है, ये अब इसी का जो नेक्स्ट वर्जन आया वो मशीन लर्निंग आया, जिसमें कि मशीन ये वो कर सकती है, पढ़ सकती है कि मुझे अब क्या करना है। मशीन खुद से डिसीजन ले सकती है बेस्ड ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। और फिर इसका नेक्स्ट लेवल आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस एज के जो बच्चे हैं या फाउंडर्स हैं, उनसे मैं अगर अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये एक टूल है, और इसको आप टूल के तरीके से अभी तो समझो। ये एक टूल है, एक एफिशिएंट टूल है, और आपके बहुत सारे जो रिपीटेटिव टास्क है उसको आसान कर सकता है, उसको फास्ट कर सकता है। कई बार आपको भी असहज महसूस कराया होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। तब आप कैसे देखते हैं उसे? बिल्कुल, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये एक टूल है, इसको अगर आप एफिशिएंटली यूज़ करते हो, इसको आप अपने कामों को, खासकर रिपीटेटिव कामों को कम करने के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो, तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अब इसका जो फ्लिप साइड है उस पर मैं आता हूँ। फ्लिप साइड ये है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है या फिर आपका जो आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में एआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका जो बिजनेस आइडिया है या फिर वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो आपका इनबिल्ट और रॉ होना चाहिए। ठीक है, एआई आपके बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आपके आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एआई को हम पहले यूज करेंगे और बाद में आइडिया आएगा, ये नहीं होना चाहिए। होप मैं अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ कि टूल एक अलग चीज होती है, ठीक है, बिजनेस आइडिया एक अलग चीज होती है। बिजनेस आइडिया जो नए जमाने में, और स्पेशली जब स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, तो हमारा जो इसमें जो सबसे जो टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है स्टार्टअप की, अगर मैं डेफिनेशन में की मैं बात करूं, तो वो ये होता है कि क्या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? इफ यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डूइंग अ बिजनेस, तो वो जस्ट एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। कोई एक नया फूड एंड बेवरेज का बिजनेस या कपड़ों का बिजनेस या फिर किसी भी और चीज़ का ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि चल रहा है, वो टेक्निकल और टिपिकल स्टार्टअप की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। वो एंटरप्रेन्योरशिप का फिर भी एक पार्ट हो सकता है कि आप एक नया बिजनेस कर रहे हो, बट आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। चलिए आप पे आते हैं। ट्रेडिशनल आदमी हैं आप? मिक्स हूँ मैं तो। पैतृक पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ रहा है, महाराष्ट्र में, और बचपन बीता आपका छत्तीसगढ़ में। कई देशों में जॉब किया, मार्केट को समझा, बिजनेस आइडियाज आपके पास हैं, आज दिल्ली में हैं, सरकार तक को आप सलाह दे रहे हैं, उनको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, चीज़ों को एक जगह ले आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम एंटरप्रेन्योर्स को आपने एक मुकाम तक पहुंचाने का भी काम किया है। ये वाली जर्नी आपकी कैसी रही? ऊबन
कई बार कई मिक्स, आपने अपने से कहा मिक्स, तो ये मिक्स जब हुआ तो आपको कैसा लगा? का जो मेजर पार्ट अब तक का अगर मैं टोटल करूँ तो मेजरली तो कॉर्पोरेट में था। तो मैं अगर आप तो हम लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें हम एक हमारा पाई चार्ट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है वो। तो वो पाई चार्ट में हम ये दिखाते हैं कि जो नए आइडियाज़ आते कहाँ से हैं जी, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर स्टडी है कि नए आइडियाज़ किसको आते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, करीब करीब अगर मेरी मेमोरी सही है तो करीब 44 to 45% जो है वो उन लोगों को आता है जो कि जिन्होंने एक अच्छा खासा टाइम जॉब या कॉर्पोरेट में स्पेंड किया हुआ है। ऐसा? तो मैं उस 45% को बिलोंग करता हूँ। पहली बात तो ये है। उसके जो बाकी हैं वो हैं कुछ एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर होते हैं, कुछ डोमेन के कारण होते हैं, कुछ अपने फैमिली बिजनेस के कारण जिनको आइडिया है, ऐसे लोग होते हैं। तो मैं उस 45% का मतलब मेजर चंक का पार्ट हूँ जिसने कि एक बहुत लंबा टाइम कॉर्पोरेट और जॉब में डाला। और उसमें से फिर मेरा एक चीज़ मेरा जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस वाली जर्नी चालू हुई। लेकिन उसमें एक कैच है, उसमें कैच ये है कि मेरा जो करियर कॉर्पोरेट में भी था उसमें भी जो मेरा जो मेजर पार्ट था वो बिजनेस हैंडलिंग का ही था, जिसमें कि मेरा जो मेजर प्रोफाइल था वो सेल्स और कंसल्टिंग का था, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। इससे एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है। पहला देश आपका कौन था? सिंगापुर गया था, एंड ये शायद 2011 या 12 की बात होगी। बिजनेस ही विजिट था। जी। फिर मैं कुछ और कंट्रीज़ में साउथ एशिया में गया, फिर मैं यूरोप में भी गया, फिर ऐसे ऐसे करके तो फिर बहुत जगह ट्रैवल किया मेजरली बिजनेस के लिए। तो जब आप बाहर निकलते हो सोचने का जो होराइज़न है, जो दायरा है, वो इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है कि तब आप सोचते हो कि अच्छा दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी चीज़ें भी हो सकती हैं। और मेरे लिए मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे लिए वो भी एक एज था कि मैं बहुत अर्ली एज में इंडिया से बाहर मेरा जाना स्टार्ट हो गया था। तो मैं कंपेयर कर पाता था कि इंडिया में हम कैसे काम करते हैं, बाकी देश कैसे काम करते हैं जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंसाइटफुल एज दे देता है। तो कितना डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्या है अंतर इस देश का और बाहर के लोगों में, क्योंकि यहाँ सोचने का तरीका भी अलग है। हाँ। बाहर से हाँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाहिर सी बात है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर मतलब मार्क करूँगा, वैसे तो मोस्टली चीज़ें बिजनेस रिलेटेड जो होती हैं वो मोटा मोटी आसपास होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है कल्चर का। हम मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ ब्रॉडली हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। और इंडिया के बाहर थोड़ा अगर आप जाते हो स्पेशली वेस्ट के साइड में, तो वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। तो सबसे पहले तो कल्चर का एक बहुत मेजर वेरिएशन है, और वो जो कल्चर का वेरिएशन है वो आपको बिजनेस में भी दिखेगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो कल्चर का डिफरेंस और वेरिएशन है ये आपकी सोचने की तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। अभी हम ऐसे हैं नहीं, इंडिया में अभी हम सोशलिस्ट हैं, इंडिया में अभी हम ग्रुपिज्म में बिलीव करते हैं। तो हमारे लिए मैटर करता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा परिवार क्या सोचता है, हमारे पड़ोसी क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, हमारे कंपनी वाले क्या सोचते हैं। हाँ, ये इन सब पे हमारा ध्यान जाता है। बिल्कुल जाता है। और सोचने का तरीका भी दूसरा है। बिल्कुल। आपने किसी को पेमेंट किया तो मैसेज आता होगा, स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट की। अपडेट होने के बाद भी स्क्रीनशॉट हमें भेजना होता है। ये सोचने का तरीका हमारा ही हो सकता है, हमारे देश का हो सकता है। ऐसे में कॉर्पोरेट कल्चर थोपना, जो कि वेस्टर्न या हमारे देश के बाहर की परंपरा कही जा सकती है, कितना सटीक बैठा वो? कॉर्पोरेट इंडिया में आए हुए तो काफ़ी साल हो चुके हैं, और अब तो हम वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ में अब हमारी गिनती होती है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बिजनेसेस को हैंडल करते हैं, सर्विस में हम बहुत आगे हैं। हाँ। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम डोमिनेंस करते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे फार्मा एक है, फार्मा में वॉल्यूम वाइज हम 3rd नंबर पे आते हैं। लेकिन अभी भी वो गैप है, और वो गैप इस लेवल पे है, एक तो जैसा मैंने आपको कल्चर का बताया, ठीक है। दूसरा एक जो गैप आता है जिसके लिए लिंक्डइन पे और बाकी सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा होता है, वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस का।
ठीक है। इंडिया के बाहर अगर आप जाते हो तो ऑफिस आवर्स का मतलब ऑफिस आवर्स होता है। बिल्कुल। इंडिया में आज भी उसका कोई नहीं मतलब नहीं है, आज भी नहीं है। उसके लिए काफ़ी डिस्कशन चल रहा होता है और ये थोड़ा सा सीरियसली लेने वाली बात है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे जो इफेक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसकी लिमिटेशन है। अगर आप सुबह से लेकर के रात तक लैपटॉप के सामने बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली में प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। बिल्कुल। और वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ घंटे ही होते हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। उसके बाद हम या तो रिकवर कर रहे होते हैं या फिर हम मेंटल एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत मेजर गैप है। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें कि अभी भी अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कंट्री लेवल पे, कॉर्पोरेट में। इन सारे रीजन पे काम कर रहे हैं सौरभ तिवारी जी, दशकों का अनुभव है। आप इस आइडियाज़ को बैठे तो दिल्ली में हैं लेकिन अहमदाबाद से भी रन करते हैं और पूरे देश पूरी दुनिया के लिए ये कनेक्ट हैं। जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, एक जो आपने अभी कंपनी डाला है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो किन लोगों के लिए फ्रूटफुल है और कैसे वर्क करते हैं आप? देखिए, मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस रहा वो बिजनेस टू बिजनेस, B2B जो कहते हैं जी। जो कि टिपिकली एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस से डील करता है या ट्रांजैक्ट करता है, ब्रॉडली मेरा उसमें रहा जी। तो क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस रहा तो उसमें एक्सपर्टीज़ भी है, नेटवर्क भी उसी डोमेन में है। और तो हमने ये तय किया कि जब मैंने कॉर्पोरेट से जब बाहर निकल करके जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले तो जब आप ये सोचते हो कि मुझे अपना बिज़नेस करना है तो आपके दिमाग में जो सही क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, जो मैंने पूछा, और ये एक सजेशन है जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे जी, कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। एक चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैं नए फाउंडर्स को बोलता हूँ, ये कहता हूँ कि मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। जी। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। द प्राइम प्रोडक्ट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आप कौन सी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आपने पकड़ लिया तो उसके अराउंड आप बिजनेस बना लोगे। वो तो आसान नहीं है पकड़ना। वो आसान नहीं है, वो सही बात है, लेकिन अगर आप इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हो जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो जब भी बात आती है कि हमें बहुत कुछ करना है तो इसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम आपके सामने है और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अगर आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया, ठीक है, आप उसके अराउंड एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, एक्चुअली में कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी। तो मुझे समझ में आया कि क्योंकि B2B में रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अराउंड दिमाग चलने लगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि मेरा जो करियर था वो सेल्स और कंसल्टिंग में था, तो सबसे पहला जो मैंने काम स्टार्ट किया वो बिज़नेस कंसल्टिंग का ही स्टार्ट किया। एक एक करके प्रोजेक्ट्स आते थे, क्योंकि उसमें तो अलग अलग फील्ड में काम किया मैंने। रियल एस्टेट में काम किया, फूड एंड बेवरेज में काम किया, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम किया, टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया क्योंकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, और बहुत सालों तक मैनेजमेंट हैंडल किया, तो उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे। ये एक जो पैरेलल जर्नी थी वो चल रही थी और आज भी चल रही है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि क्योंकि मैं IIM लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पर जो मेरा डिसर्टेशन था वो MSMEs के ऊपर ही था, इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो MSMEs के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। तो आई रियलाइज्ड कि जो MSME जो डोमेन है, जिसको कि हम इंडिया का बैकबोन भी बोलते हैं, MSME का GDP में बहुत मेजर परसेंटेज है, आई थिंक 30 to 35% है। एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा परसेंटेज है, अगर मेरा नंबर सही है तो 45 to 46% MSMEs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट्स। और ये मुझे पता चला जब मैं उनके डीप में गया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब इतने प्रॉब्लम है कि अगर मतलब उसका अगर गिनना शुरू करोगे तो कोई उसकी लिमिट नहीं है। MSME की मिनिस्ट्री भी है, हाँ, ठीक है, और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बट अगर आप वही बात करते हो कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप आ जाते हो तो बहुत सारे स्ट्रगल हैं। तो मेरे को ये चीज़ एक फिगर आउट हुई कि ओके, ये एक प्रॉब्लम एरिया है जहाँ पर मैं वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने उसको चुना। उसको चुनने के बाद फिर मैंने एक कंसल्टिंग फर्म बनाई, ठीक है, जो कि अहमदाबाद में है। मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, टीम भी वहाँ पर है। उसमें हम लोग 4-5 चीज़ें हमने करना स्टार्ट किया। पहले तो हमने बिज़नेस कंसल्टिंग करना स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट उसके किए। हम लोग टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी है जी, और हमारा जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि आगे आने वाले समय में
जो ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट है वो कम हो रहा है, बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल, और ये जो गैप है बढ़ता चला जाएगा। ये हम और एआई इसके पीछे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। ठीक है। अब एआई का जो कॉस्ट है, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ भी आई है कि एआई का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि अभी तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब बिल पेमेंट की बारी आती है तो सारे बिजनेसेस की हालत खराब हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रहा है और ऊपर ही जाएगा। हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, हम कंपनीज को हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा, एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्केट रिसर्च भी हम लोग करते हैं, क्योंकि कंसल्टिंग का जो बेसिस है वो शुरू ही मार्केट रिसर्च होता है। तो मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि आप किसी भी बिजनेस का अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड सबसे पहले आप मार्केट में पूरा रिसर्च करो कि वो प्रॉब्लम कितना सही है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो उसके अराउंड मार्केट क्या कह रहा है। ये एक रूट है मार्केट रिसर्च का, ठीक है ना। एक हाइपोथेसिस आपको बनाना पड़ता है, उसके अराउंड फिर आप काम करना शुरू करते हो। और उसके बाद जो लास्ट हमारी ऑफरिंग होती है वो मैं कहता हूँ कि हम उसको कहते हैं कि टेलर मेड सॉल्यूशंस फॉर एमएसएमई। एमएसएमई का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेसिफिक टू कंपनी हो सकता है, स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री हो सकता है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमने एक जो पैरेलल काम है ये मैं करता हूँ। दूसरा, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में चल रहा था आगे तो कुछ एक दो स्टार्टअप्स में मैं को फाउंडर भी रहा जी। एक टेंडर वाली कंपनी थी उसमें भी रहा, वहाँ से मैंने एग्जिट लिया। फिर उसके बाद में कुछ और कंपनीज़ में भी मैंने मेंटरशिप करी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एमएसएमईज़ और स्टार्टअप जो हैं वो एक्चुअली में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और एक्चुअली में पैरेलल चल सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट फिर स्टार्टअप में भी आना शुरू हुआ, ठीक है। कई कंपनीज़ में मैं एज अ मेंटर भी हूँ, एज एन एडवाइज़र भी हूँ। जब इसमें मैंने वर्क करना चालू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, और ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, कि जब तक आप किसी काम को खुद नहीं करते, ठीक है, तब तक आप उस चीज़ के बारे में उतनी गहराई तक नहीं जा सकते कि आप उसको सॉल्व कर सको। तो काम भी पर करे तो कितना करे, हाँ, ये चीज़ और किस लेवल पे करे, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल मैन पार्टी अगर बना ले आदमी और सारा कुछ रामू काका की तरह, अगर गिलास में पानी है तो पानी गिलास भी धुलना है, पानी भी पीना है, और जो काम पे लगाया है लोगों को उनको रामू काका की तरह चेक करते रहना कितना किया, कैसे किया, तो फिर कितना किस लेवल पे हो पाएगा। हाँ, तो ये दो चीज़ों का बड़ा अच्छा बैलेंस बनाना है, ठीक है। एक है माइक्रो मैनेजमेंट और दूसरा है डेलीगेशन। ये दो बड़े कॉर्पोरेट में बड़े ओवर यूज्ड टर्म्स हैं, बट इनका मीनिंग बड़ा गहरा है और इसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट टिपिकली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट आपके सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, एम्प्लॉयज़ की सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए काम करने के लिए, सोचने के लिए, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट जितना कम हो सके वो होना चाहिए, चाहे एमएसएमई हो चाहे स्टार्टअप हो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेलीगेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेलीगेशन का। अब डेलीगेशन होता क्या है और डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डेलीगेशन आज भी हमारी कंट्री का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अब अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो उसमें हमारे यहाँ पर अगर हम देसी भाषा में बात करें तो लाला कल्चर बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल। हम कहते हैं, और वो बहुत इनग्रेंड है और बहुत स्ट्रांग है। हाँ। लाला कल्चर ये कहता है कि सारी चीज़ें मेरे टेबल से होके जाएगी। हाँ। हर चीज़, सारी फाइलें मैं साइन करूँगा, सारे चेक मैं साइन करूँगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ऐसे बिजनेस ओनर्स को देखा है, वो ये कहते हैं कि इस कंपनी से बाहर जितनी भी ईमेल जाएगी हर ईमेल में मुझे आप कॉपी में रखो। अब आप ये सोचिए कि जो बिजनेस ओनर है वो खुद अपने आप को इतना एंगेज रख रहा है, चाहे उसके मतलब का हो या ना हो। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं जाने देना चाहता। उसे लगता है कि कुछ गलती हो जाएगी, बिल्कुल, उसे लगता है कि चोरी हो जाएगी, लेकिन वो इससे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं समझते, उसको जन्म दे भी रहा है, उसको इसके कारण वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझते नहीं है। और वो ये है कि आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो आपकी जो एक टर्म होता है बैंडविड्थ, उसका मतलब ये है कि आपके खुद के काम करने का जो समय और क्षमता है आप उसको पहले ही भर ले रहे हो। मतलब कि जब आप सुबह ऑफिस में आते हो 9:30 बजे 9 बजे वॉटेवर,
और जब आप लैपटॉप खोलते हो तो आपके पास 150 ईमेल पड़ी हुई है, बिल्कुल, जिसमें से 100 ईमेल आपके मतलब की नहीं है। हाँ, नहीं, 50 देखना है लेकिन 150 से गुजरना है। 50 देखना है लेकिन 150 से गुजरना है। ठीक है? ये प्रॉब्लम आपने अपने लिए खुद खड़ी करी है। अब इसकी वजह से आप दो चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाओगे। एक, आपकी एफिशिएंसी पहले ही ऑफिस पहुंचते ही खत्म हो गई, और दूसरी बात, आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाओगे। तो कल्चर अपनाया है, सोमवार से शुक्रवार तक काम ही काम। वो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में तो हो नहीं सकता। यूरोप में अगर आप रह रहे हो तो फिर भी हो सकता है, इंडिया में तो हो नहीं सकता, पहली बात। लेकिन इसका जो दूसरा फ्लिप साइड है वो ये है कि जैसे मैंने अपने आप को 3-4 जगह पर अपनी इच्छा से एंगेज करके रखा है। मैं MSME में एक्टिव हूँ, मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्टिव हूँ, और मैं एक फाउंडर भी हूँ। ठीक है, मतलब मेरा अपना एक स्टार्टअप भी है जिसका नाम है bizrec.com, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कि businessrequirement.com। तो हम बेसिकली ऑनलाइन और वेबसाइट और अपने जो स्ट्रैटेजिक हमारे जो नेटवर्क हैं उसके थ्रू बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 3-4 वर्टिकल मैंने अपने लिए ही बना रखे हैं, तो उसकी व्यस्तता तो मुझे 7 दिन रहती है, मैं इसमें डिनाई कर ही नहीं सकता। सैटरडे संडे में मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालता हूँ। ठीक है, जो मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ उसमें भी मैं जनरली थोड़ा सा वही चीज़ें करता हूँ जिससे कि माइंड शांत हो सके, क्योंकि आपको इतना कुछ सोचना है, आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी माइंड को थोड़ा सा स्थिरता दे सके। तो उसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा सा मेडिटेशन हो गया, और मेरी रीडिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है जी। तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। और मतलब इसको एक टर्म है कि वोरेशियस रीडर बोलते हैं, कि मतलब एक किताब ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी शुरू हो जाती है। तो मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो वो एक एक्टिविटी है जो मुझे बहुत सुकून देती है। तो बड़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, सुकून किताबों से ले पाते हैं, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, ये नहीं कहते सेल्फिश हैं? थोड़ा तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब आप इस तरीके की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो कि जिसमें कि आपको इतना कुछ करना है, ठीक है, और बिजनेस में भी करना है, सोसाइटी के लिए भी करना है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और वो होता भी है। मैं इसमें बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगा कि नहीं मैं सब बैलेंस कर लेता हूँ, कोई बैलेंस नहीं कर पाता है, फैक्ट ये है, कोई नहीं बैलेंस कर पाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका वो होता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करते हो तो उसको बहुत हद तक कवर अप कर पाओगे, फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। और एक अच्छी बात ये है कि जब आप इतने प्रोग्रेसिव होते हो तो आप अपनी फैमिली को जो टाइम देते हो बहुत ही क्वालिटी टाइम देते हो, दिल से टाइम देते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट वाला साइड भी है, समय कम है लेकिन क्वालिटी वाला है। और समय दे रहे हो, ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो, और चाहे परिवार, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वही रामू काका जैसे बने लोगों की भी बात अगर कर लें, वो कैसे बैलेंस करें? क्या रीजन? परिवार को समझना, सोचना और उनके साथ बैलेंस करना। जो मैं कभी कभी करता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल आपको शेयर करूँगा, जिससे कि तो एक तो जैसा मैंने बताया कि जितना टाइम मिल पाया उसको आप क्वालिटी में स्पेंड करो। दूसरा, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो या अपनी चीज़ें कर रहे हो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें कि आप परिवार को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हो, अपनी बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में भी जी, ठीक है। और अगर वैसी चीज़ें नहीं हैं तो आप वैसी चीज़ें क्रिएट करो। अगर ये हो पाता है तो आपका बिजनेस भी हो रहा है और आपका परिवार या जो भी आपके साथ में है वो आपके साथ उस समय भी साथ दे पाएगा। तो आपकी दोनों चीज़ें पैरेलल हो सकती है। ये कुछ चीज़ों में मैंने किया है, ठीक है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। ताकि परिवार के साथ कोई चीज़ आप करते हो या समय देते हो तो जनरली लीजर का टाइम होता है, आप साथ में डिनर कर रहे हो या साथ में टीवी देख रहे हो या बातें कर रहे हो। बट अगर इस तरीके की कोई आप चीज़ करते हो ना जो कि कंस्ट्रक्टिव है, तो आपका बॉन्ड एक अलग तरीके का बनता है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है इसकी, और आपका नज़रिया आपके परिवार को समझ में आता है। आपका परिवार आपके काम को, आपके बिजनेस को आपके नज़रिए से देख पाता है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। अगर ये कोई भी कर पाए तो मैं उसको रेकमेंड करूँगा, ज़रूर करें, क्योंकि वो ये
आपका जीवन, दोनों का जीवन बहुत आसान कर देता है। बिल्कुल, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ मेरे सुपुत्र आए हैं अनंत उपाध्याय। हम लोगों की बातों को बड़ी सीरियस तरीके से वो सुन रहे हैं। कोई सवाल तुम्हारे भी हैं तो अंकल से पूछो। टाइम में जो एआई है वो जॉब्स को बहुत सीख कर रहा है, जैसे मेटा जो एआई को बनाते हैं वही अपने ही एम्प्लॉयज को निकाल देते, तो क्या फ्यूचर ऑप्शंस हो सकते हैं उन चीज़ों? हाँ, मतलब ये ऑनेस्टली मतलब इसको मैं शुगर कोट नहीं करूँगा, रियलिटी तो है कि क्योंकि बहुत सारा रिपीटेटिव काम जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया वो एआई कर सकता है और बहुत एफिशिएंटली कर सकता है, बिना किसी फटीग के कर सकता है और बहुत फास्ट कर सकता है। तो इसीलिए एज अ बिज़नेस ओनर, मतलब ये सिर्फ मेटा या ऐसे किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं है, एज अ बिज़नेस ओनर कोई भी ये चाहेगा कि मेरा जो रिपीटेटिव काम है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, मुझे इंसानों से डील ना करना पड़े। और ऐसा क्यों है ये आपको एक बिजनेस ओनर के नज़रिए से समझना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप एम्प्लॉय को रखते हो, बहुत बेसिक यूनिट, एक एम्प्लॉय को जब आप रखते हो तो आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा, आपको उसको मेडिकल अलाउंस देना पड़ेगा, आपको उसको ट्रैवल देना पड़ेगा, आपको उसको छुट्टियाँ देनी पड़ेगी। हाँ, और 6 बजने अगर छुट्टी होनी है तो 5:55 पे वो तैयार हो जाएगा जाने के लिए। हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा और मैं इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में एज अ बिजनेस ओनर उसके लिए ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसके प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे सामने जो सवाल है जो कि आपने पूछा और जो बहुत सारे यंग लोग हैं पूछते हैं मेरे से, इसको मिटिगेट कैसे करें, ठीक है। आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो होगा, रोक तो नहीं सकते और लगातार बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा। अब इसको रोक नहीं सकते। इसको सही तरीके से एड्रेस करने के लिए जो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं बाकी यंगस्टर्स को बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्किल बेस्ड बनाना पड़ेगा, डिग्री बेस्ड से आपको मेंटालिटी अपनी हटानी पड़ेगी। ये बहुत स्पेसिफिक और क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ऐसे यंगस्टर्स हैं, यंग फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपने स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, डिग्री को रखा है साथ में लेकिन स्किल पे फोकस है, उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा मैंने थोड़ा पहले भी बताया कि अगर आप ने अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप कर लिया है, ये आपको डेवलप करेगा, ये आपको हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। आपको पता नहीं चलता लेकिन ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। आपको नहीं पता चलेगा कि आप मार्केट की कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए तैयार हो गए हो। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी बात, और तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जो यंग जनरेशन है वो अगर कुछ चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव कर ले जो कि ह्यूमन ज़्यादा हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ी सी चीज़ें अभी अंडररेटेड हैं। ये थोड़े पहले के जनरेशन में ज़्यादा हुआ करती थी, अभी के जनरेशन में कम है, लेकिन मैं इस पर बहुत एम्फोसिस देता हूँ क्योंकि इसकी कमी हो गई है। और ये चीज़ें हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे कर्टसी, ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए और अगर आप उससे कोई चीज़ लेते हो तो आप भी अपने आप को इस लायक बनाओ कि अगर उसे ज़रूरत पड़े तो आप भी उसे कुछ दे पा रहे हो। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है लेकिन इसकी बहुत कमी हो गई है। और अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करते हो तो अगला आपको याद रखेगा, अगला आपको तैयार समझेगा, अगला आपको मैच्योर समझेगा। तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास जब कोई काम आएगा तो वो आपको चूज़ करेगा बशर्ते किसी और के। और ये बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, ये ट्रस्ट वाली बात है और ये मैटर करती है। हाँ, वो कितना भी एआई आ जाए, इस चीज को तो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो आपको ही करना होगा और हर आदमी को करना होगा। और इसका मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल भी देता हूँ कि दुनिया में आज भी जो बिजनेस होते हैं वो किसी मशीन या किसी एआई के बेसिस पे नहीं होते, वो सारे रिलेशंस के बेसिस पे ही होते हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेसेस वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं, बिजनेसेस ट्रस्ट पे चलते हैं आज भी। एआई को आप सिर्फ एक टूल यूज कर सकते हैं, इससे
ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आफत मोल ले रहे हैं, यानी वो साधन हो सकता साधन हो है, सकता इसे आफत ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूशन सेंटर्स है इंडिया में काफ़ी, IITs के, IIMs के, गिफ्ट्स के, तो 15 लाख बच्चे IITs के एग्जाम्स देते हैं, बट क्वालिफाई जो होते हैं वो नियरली 0.7% सिलेक्शन रेशियो। तो जो बाकी बचे स्टूडेंट्स हैं, आइडियाज़ उनके पास होंगे, तो वो कैसे रीच कर सकते हैं ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स को अपने स्टार्टअप फंडिंग के लिए? हाँ देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो समझे कि इंक्यूबेशन सेंटर एक ओपन इकोसिस्टम है। किसी कॉलेज का जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है वो उस कॉलेज के बच्चों पे लिमिटेड नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को क्लियर नहीं है। जितने आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर को रीच आउट कर सकते चाहे हैं, उनके कैंपस में हो, चाहे उसके कैंपस में हो चाहे ना हो, जी, आप किसी भी कॉलेज के हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया के किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आइडिया क्या है, ठीक है। अब कुछ जेनरिक इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, मतलब आप कोई भी बिजनेस वहाँ पर ले जा सकते हो। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एग्रीटेक वाले इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, ठीक है, बायोटेक वाले होते हैं, तो उनका फोकस उस बिजनेस आइडिया या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। लेकिन वो किसी कॉलेज या किसी टिपिकल उससे लिमिटेड नहीं होते। इंक्यूबेशन सेंटर टिपिकली सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, और वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रीच आउट कर सकते हो। बात करते हैं कौन से वो 5 लोग जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, जिक्र करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो माँ बाप तो हैं ही, ठीक है। नहीं, आपने ही बताया कि पापा नाराज थे, चाहते सरकारी नौकरी करे, और मैंने एक भी फॉर्म नहीं भरा। बिल्कुल। एक भी नहीं भरा जी, ये सही बात है, एक भी नहीं भरा, मैंने भी नहीं भरा है कभी। और मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं थ्रू आउट उनके लाइफ में जी, और उनका स्टेबल लाइफ था जो उस ज़माने में चला करता था। हमेशा एक फिक्स नौकरी, फिक्स वर्किंग आवर्स, और बहुत ही हेल्दी हमारा बचपन था, ठीक है। और वो डेफिनेटली उस सरकारी नौकरी की बदौलत था, इसमें मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगा। हाँ, अभी भी एक सरकारी नौकरी है, शादी जल्दी हो जाती है गाँवों में। बिल्कुल जल्दी हो जाती है जी। आज भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी, जो कि इस चीज़ को बहुत ऊपर रखता है। बिल्कुल। तो माँ बाप तो हैं ही, ठीक है। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और खुद का डिसीजन लेने का फ्रीडम दिया। मेंटर्स रहे, ठीक है, मेरे करियर में, जिनका मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस चीज़ को लोग थोड़ा सा अंडररेटेड लेते हैं। नए बिजनेस ओनर्स को भी मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा कि आपका मेंटर या एडवाइज़र आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपकी बहुत लंबी जर्नी को बहुत छोटी कर सकता है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आपके रास्ते से हटा सकता है। बिल्कुल। और एक राइट मेंटरशिप और राइट एडवाइजरी राइट समय पे, पैसा, अपॉर्चुनिटी या फंडिंग बोलो या किसी तरीके के ग्रांट वगैरह बोलो, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। लाइफ पार्टनर, गृह मंत्री कैसे आपके इन चीज़ों को लेता है? बिल्कुल। सो मेरी वाइफ खुद भी प्रोफेशनल है, एंड वो आईटी से बिलोंग करती हैं। मैंने भी बहुत साल कॉर्पोरेट में काम किया है, तो तब हम लोग दोनों साथ ही में काम करते थे। लेकिन जब मेरा डिसीजन आया कि मुझे बिज़नेस करना है, तो उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि वो खुद एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग भी करती है। तो ये पढ़ाई लिखने का नुकसान कभी आपको इस देश में झेलना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। खास करके तब मैं पूछना चाहूँगा जब इस देश में जाति आधारित जनगणना हो, रिजर्वेशन का ये आलम हो कि प्राइवेट जगहों पे भी मांग, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हो रही हो, तब देखिए, एक चीज़ तो है जो कि आज भी मैं देखता हूँ। जॉब में तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ उतनी प्रोमिनेंट हुई, क्योंकि मैं मोस्टली कॉर्पोरेट में रहा, मोस्टली मैं प्राइवेट जॉब्स में रहा, तो
ज़्यादातर जगहों पे सब कुछ मेरिट पे ही चलता है। जी हाँ, आप काबिल हैं तो काबिल हैं, बस हैं तो सीधी आप सी हैं, बात। काबिल हैं तो चाहे आप हैं। वर्मा लिखें चाहे तिवारी आप लिखें, कुछ भी लिखें उससे उतना कॉर्पोरेट के बाहर जब आप हाँ, सोसाइटीज में, हाँ, तो सबसे पहले तो ये चीज़ शुरू होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, जो आज भी चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो डेफिनेटली, मैं सिर्फ तिवारी वाली चीज़ को नहीं बोलूँगा, वो जनरल के सभी को हिट करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बात आ जाती है काबिलियत की और किसी ऐसे की कि जो शायद काबिल नहीं है और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि एक जो काबिल है उसको नहीं मिल पा रही है। तो ये तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम और है। काबिल को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है उसका, कि काबिल को बैठा रही है तो उसको मुआवजा दे के, भाई किसी चीज़ की जब कोई एक्वायर की जाए तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रही है। ऐसे में क्षोभ उत्पन्न होना, नाराज होना, वो तो खैर लाजमी है, लेकिन इसके बाद अगर वो संतुष्ट है तो ठीक है, वो उसका पार्ट है। देश का कितना नुकसान होता है आरक्षण से, किसी भी रिजर्वेशन से, इस तरीके के, या अयोग्य को मतलब किसी लंगूर को अंगूर दे दिया जाए, कहने वाली बात। ये देखिए, इसका जो बहुत स्ट्रॉन्ग नुकसान होता है वो कई बार मीडिया में आ चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है कि मैं और आप बात कर रहे हैं। मैं जस्ट इसको रिएटरेट करूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही, और इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू में आया है, और ISRO ने कहा है, इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम अपने यहाँ पर जो हमारा जो कोर टैलेंट है, जो इंटेलिजेंट इंडियंस हैं, हम उनको हायर नहीं कर पाते, वो देश छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दो तरीके का प्रॉब्लम है जो कि हम कंट्री लेवल पर डील करते हैं। एक तो रिजर्वेशन है, ठीक है, जिसमें कि एक ऐसा परसेंटेज चला जाता है सरकारी में जो कि शायद उतना काबिल नहीं है, लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन है उसकी वजह से वो चला जाता है। और जो काबिल है वो परेशान है, वो तड़प रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा जो इंटेलिजेंस है या मेरी जो काबिलियत है वो कहाँ लगेगी, उसकी जगह उसको बाहर तो दिखती है। बाहर तो ऐसा कोई रिजर्वेशन है नहीं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो या बाहर कहीं सीधे चला जाता है वहाँ, वो सीधा वहाँ चला जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये हर साल इस बारे में हर साल बात होती है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज इंडिया का जो इंटेलिजेंट है, जो काबिल है, वो इंडिया छोड़ के चला जाता है। अगर वो काबिल भारत में जगह पाए सरकार के तौर से, गैर सरकारी व्यवस्थाओं में, कॉर्पोरेट में, हर जगह, तो देश कितना बदल सकता है। देश इतना ज़्यादा बदल सकता है कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ये एक टर्म है ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम इंडिया की अभी से नहीं, बहुत सालों से चल रही है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये और भी कंट्रीज़ की है। चाइना भी इस प्रॉब्लम को फेस करता है, लेकिन चाइना ये इंश्योर करता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं होने देता। अगर उनके यहाँ के लोग US जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो इंश्योर करता है, बहुत हद तक, मैं नहीं कह रहा 100%, लेकिन जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है, सुना है और लोगों से बात करी है, वो ये कहते हैं कि वो इंश्योर करता है कि विद इन द कंट्री उनको वो सारा इकोसिस्टम मिले, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो पैसे का हो, ताकि वो यहीं रहे। तो ये वो करता है। और अगर हम इसको कर पाएंगे, एक सर्टेन परसेंटेज में भी अगर कर पाएंगे, हमारे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को, इंटेलिजेंट लोगों को अगर हम इंडिया में अगर रोक पाएंगे, तो हम, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम कितने बड़े मेजर चेंज की बात कर रहे हैं। आज युवाओं का जो रील मतलब बनाने की बात नहीं है, रील देखने में ख़त्म कर जाते हैं। 1.5 GB इंटरनेट, शाम तक चाट जाना है उनको रील देख के। उनके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, उनके लेवल पे हो सकते हैं, चाहे माइक्रो हो, क्या है, ऐसे सरसरी तौर से उस भटके युवा के लिए क्या सजेशन है। टिपिकल जो सोसाइटी होती है वो 2 पार्ट में बटी होती है। हमेशा से ही हो रहा है, हमेशा से वैसे ही होता है। एक होता है क्रिएटर और एक होता है कंज्यूमर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो क्रिएटर है, जो रील बना रहा है, उसकी हमें मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात करूंगा। तो बात सिर्फ रील बनाने वाले की नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान जो क्रिएटर है, चाहे वो रील बना रहा है, चाहे वो खाना बना रहा है, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग बना रहा है, चाहे वो बिजनेस बना रहा है, बिल्कुल, अगर वो क्रिएटर है, अगर वो बना रहा है,
तो वो क्रिएटर की कैटेगरी में आ गया। बिल्कुल। ठीक है, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, वो जो भी करेगा वो प्लस प्लस की कैटेगरी में ही रहेगा। बिल्कुल। हमेशा। ठीक है, वो जो भी करेगा वो किसी न किसी चीज़ को ग्रो ही करेगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कैटेगरी जो आपने रिकग्नाइज किया और ये बहुत बढ़ता जा रहा है कि जो कि रील में अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो कंज्यूमर से क्रिएटर में जाए जी। जो 100% कंज्यूमर है, कम से कम 15 या 20% क्रिएटर में जाए। वो जाते भी हैं समय के साथ, समय के साथ कुछ कुछ जाते भी हैं, लेकिन इस परसेंटेज को बढ़ाते रहना ज़रूरी है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कंज्यूमर हो भी तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ये मैटर करता है। क्या जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है? क्या वो आपके माइंड को नए आइडियाज़ या नई चीज़ें सोचने के लिए पुश कर रहा है? ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो कि जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए पुश कर रहा है तो वो अच्छा है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो कि आपको नए बिजनेस करने के लिए पुश कर रहा है तो वो अच्छा है। तो रील के जो एल्गोरिदम्स हैं वो तो ऐसा नहीं चाहते, उनके को तो ऑडियंस को एंगेजमेंट की तरीके से वो देखते हैं, अपने बिजनेस के तौर तरीके से। आपने योगा का एक क्लास देख लिया, रील स्क्रॉल किया या ऑटोमेटिक स्क्रॉल हुई, अगली वीडियो अनचाही आ जाए तो फिर तो वहाँ क्या कंज्यूम करेगा वो, किस तरीके का सिस्टम बने? देखिए, अभी करंट जो रील की हम आज बात कर रहे हैं, करंट जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है, जितना डेटा मैंने देखा है वो इंस्टाग्राम का है। हाँ, मेजरली इंस्टाग्राम का है। और भी शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, और भी फेसबुक के भी अपने हैं, बट मेजर जो कंजम्पशन है वो इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का जो अपना एल्गोरिदम है, जितना मैंने फील किया है और पढ़ा भी है, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, वो रियली में बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। और वो अपने आप को ऑटो करेक्ट बहुत फास्ट करता है। मतलब वो 2, 3, 4 रील में ही अपने आप को, मतलब कंज्यूमर के इंटेंट को वो समझ जाता है। तो अगर अनचाही रील आ भी जाए, ठीक है, तो अगर समझ लो एक ब्रॉड में, अगर आपने 50 रील देखी, 50 में से अगर 2 अनचाही आ भी गई, वो आपके माइंड को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 50 आपने प्लस चीज़ें देखी हैं और सिर्फ 2 ही माइनस देखी है। वो 50 प्लस आपके दिमाग में डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी कंपेयर टू जो 2 माइनस आपने देखी। ठीक है ना, एक बात ये है। और दूसरा बात ये है कि आप एज अ कंज्यूमर, आपको भी अपने जो आपका जो अकाउंट है उसको आपको उस तरीके से ट्रेन करना है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ही आएँ। ठीक है, आपको क्रिएटिव चीज़ें ही आएँ, और उसका ऑप्शन डेफिनेटली इंस्टाग्राम देता है, सारे लोग देते हैं। आप उसमें प्राइवेसी लगा सकते हो, आप उसमें बहुत सारी चीज़ों के फिल्टर्स लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तरीके सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ, लेना क्या है, किस लेवल पे है वो हमें आपको, और ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर जैसा आपने आइडेंटिफाई किया कि हम एज अ कंज्यूमर रील्स कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और उसी में समय डाल रहे हैं, तो ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको इसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको अनचाहा रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद पंकज जी। फिर मिलते हैं, आपसे बहुत अच्छी बात हुई जी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जी। समय समय पर दर्शकों, सौरभ जी को आपके साथ मुखातिब करता रहूँगा। नमस्कार। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।